बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम ओटीटी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। तो ओटीटी का क्योंकि ये मोस्टली जो है ना ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए है, तो इसमें हम ना स्टार्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। वैसे जो फिजिकल आते हैं बच्चे उनको तो मैं काफ़ी सारे टॉपिक कवर करा चुकी हूँ, और लास्ट टाइम जो मैंने ऑनलाइन क्लास ली थी तो उन लोगों को ही मैंने आगे से कवर कराया था। लेकिन अब ना हम लोग आज स्टार्ट से करते हैं। तो उस दिन भी मैंने बताया था कि ओटीटी का जो हमारा सब्जेक्ट है ना उसमें दो पोर्शन है, ठीक है, आपकी बुक के अंदर। एक मैक्रोबायोलॉजी का है और एक उसके अंदर जो है ना है ओटीटी का। तो मैक्रोबायोलॉजी का पहला पोर्शन है आपके सिलेबस में, ठीक है। तो वही हम आज स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप लोग जब ओटी में काम करते हो ना तो आपको पता है वहां पे सारे मैक्रोब्स वगैरह होते हैं, जिस तरह बैक्टीरिया फंगस वगैरह, ये वो इसके चांसेस भी ज्यादा होते हैं। पेशेंट्स को, आपके मुख्तलिफ डिजीज के पेशेंट है, आपने उनको डील करना होता है, तो इसीलिए उन्होंने जो है ना मैक्रोबायोलॉजी का इसमें पोर्शन ऐड किया। तो आज हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज मैक्रोबायोलॉजी। मैक्रो नाम से शो है, माइक्रो का मतलब होता है बिल्कुल स्मॉल, ठीक है, ऐसी छोटी चीज जो हमें आम आंख से नजर नहीं आती, जिसको देखने के लिए हम मैक्रोस्कोप यूज करते हैं। और उसके बाद बायो में लिविंग, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे छोटे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसको देखने के लिए हम मैक्रोस्कोप यूज करते हैं। तो वो सारी स्टडी हम मैक्रोबायोलॉजी में। मैक्रोबियल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो सबसे पहले मैक्रोबायोलॉजी क्या है, वो कहते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच आर द ऑर्गेनिज्म दैट आर टू स्मॉल टू बी सीन विद नेक आई। यानी कि इतनी छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि हमें जो है ना आम आंख से नजर नहीं आते। द क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रोबायोलॉजी इन्वॉल्व द ऑर्गेनिजम्स दीज इनटू वेरियस ग्रुप्स। यानी कि जब हम मैक्रोबायोलॉजी के मुख्तलिफ डिवीजन्स की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर, यानी कि वो किस तरह के हैं, कितना टाइप्स के हैं, उनके क्या फंक्शन है और उनकी क्या खसूसियात है। तो इसमें हम मुख्तलिफ चीजें देखेंगे कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनकी टेक्सोनॉमी क्या है। टेक्सोनॉमी मीन उनका जो है ना नाम, यानी कि उनकी फैमिली वगैरह, ये सारी चीजें उसमें आ जाएंगी। मॉर्फोलॉजी उनकी शेप किस तरह की है। फिजियोलॉजी उनके फंक्शंस क्या हैं। इकोलॉजी वो कौन सी एनवायरमेंट में रहते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं कि व्हाट इज टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए। आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं ना, ठीक है, क्योंकि आपके पेपर में 25 जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, 50 नंबर के, 2 नंबर का एक होगा। तो ये सारी चीजें जो है ना आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी रेडी करनी है। तो पहली चीज हमारे पास है टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन, नेमिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। यानी कि ये वो साइंस है जिसमें जो लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, छोटे छोटे जानदार, उनका नाम क्या होता है, ठीक है, उनकी क्या क्लास है, उनका आइडेंटिफिकेशन क्या है, ये सारी स्टडी हम जिस साइंस की ब्रांच में करते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी का नाम देते हैं। मैक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट टेक्सोनोमिक लेवल। उनके मुख्तलिफ लेवल होते हैं ना, जिस तरह इंसान की अगर हम बात करते हैं ना तो देखो, नाम होता है एक इंसान का, एक उसकी कास्ट होती है, एक उसकी फैमिली होती है, ठीक है, ये सारी चीजें उसकी आइडेंटिफिकेशन कराती है। इसी तरह से अगर हम मैक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं तो उनको भी मुख्तलिफ टेक्सोनोमिक लेवल में डिवाइड किया गया है। अब इसमें क्या क्या हम उनका डोमेन देखेंगे कि कौन सी डोमेन में, यानी कि अगर फंजाई है तो जाहिर सी बात उसका अपना एक डोमेन होगा ना, वायरस का अपना होगा, बैक्टीरिया का अपना होगा, उनका अपना एक किंगडम होगा, ठीक है। एनिमल किंगडम, फिंजाई किंगडम, बैक्टीरिया का किंगडम होगा। उनका अपना फैलिया होगा, उनकी अपनी एक क्लास होगी, उनका अपना एक आर्डर होगा, उनकी अपनी फैमिलीज होंगी, ठीक है, उनका अपना जेंडरा होगा और उनकी अपनी स्पीशीज होगी। जिस तरह कैट्स, कैट्स के अलग स्पीशीज हैं, इसी तरह जो है ना अदर चीजों की अगर हम बात करते हैं, बैक्टीरिया की अपनी स्पीशीज हैं, तो मुख्तलिफ उनकी यानी कि फैमिली होती है, उनकी मुख्तलिफ स्पीशीज वगैरह होती है। द थ्री डोमेन, मेन डोमेन ऑफ लाइफ आर। अब तीन जो मेन बैक्टीरिया की डोमेन्स होती है ना, उसमें बैक्टीरिया आ जाती है, ठीक है, उसके बाद आ जाती है आर्किया, ठीक है, और उसके बाद आ जाती है यूकैरिया। ये तीन मेन डोमेन होती हैं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया एंड आर्की आर द प्रोक्रियोट्स। प्रोक्रियोट्स के दो चीजें होती हैं, कुछ जानदार होते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोक्रियोट्स। प्रोक्रियोट्स का मतलब होता है, कैरोट्स कहते हैं बेसिकली न्यूक्लियस, प्रो मीन उससे पहले, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता उसको हम प्रोक्रियोट्स कहते हैं। एंड यूक्रियोट्स, यू कहते हैं न्यूक्लियस को, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके अंदर न्यूक्लियस होता है उसको हम कहते हैं यूक्रेटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिज्म, या हम उसको यूक्रेट्स कहते हैं। प्रोक्रूट्स वो जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, और यूक्रेट्स वो होते हैं जिसके अंदर न्यूक्लियस मौजूद होता है। अच्छा,
जो फर्दर जो डोमेन है उसमें हर एक के अंदर उनका एक किंगडम होता है, जिस तरह एनिमिलिया, ठीक है, का किंगडम है, उसमें एनिमल सारे के सारे आ जाएंगे। इस तरह प्लांटी, उसमें सारे प्लांट आ जाएंगे। फंजाई, उसमें फंजाई फंगस वगैरह की सारी टाइप्स आ जाती हैं। उसके बाद प्रोस्टिसा, प्रोटेस्टा यानी कि जिसमें जो क्या आ जाएंगे, प्रोसाइट्स वगैरह आ जाएंगे, ठीक है, मुख्तलिफ पैरासाइट्स जिसके अंदर आते हैं उसको हम प्रोटेस्टा कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है, ये तो था टेक्सोनॉमी, यानी कि हम उसमें आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं, उनकी क्लास को बता रहे हैं, उनके जेंडरा को, उनकी फैमिली को, उनकी स्पीशीज को। सेकंड हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी नाम से शो है, जिसमें बेसिकली हम उनकी फॉर्म, उनके अशकाल क्या है, उनकी शक्ल क्या है, उनकी स्ट्रक्चर्स क्या है, ये सारी स्टडी हम करते हैं। सो उन्होंने कहा है कि मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। किस तरह से शक्ल है, जिस तरह बैक्टीरिया होते हैं ना, हमें पता है मुख्तलिफ शक्ल के हैं, कुछ फोकाई होते हैं जिसको, कुछ हमारे पास राड शक्ल के होते हैं जिसको हम बेसिलाई कहते हैं, कुछ हमारे पास स्प्रिंग की तरह होते हैं, उनकी मुख्तलिफ शेप्स होती है। तो इनको उसका साइज कितना होता है, ठीक है, उनकी क्या स्ट्रक्चर है, कैसी उसकी शेप है, ये सारी हमारे पास मॉर्फोलॉजी में आता है। बैक्टीरिया की कुछ कॉमन शेप हमें पता है, कोकाई होती हैं जो उसकी स्फेरिकल शेप होती है, कुछ राड की तरह नजर आते हैं जिसको हम बेसिलाई कहते हैं, और कुछ बिल्कुल हमारे स्पायरल शेप होते हैं, स्प्रिंग की तरह बने होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है साइज क्लासिफिकेशन इंक्लूड माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक फंजाई, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ एंड वायरस, ईच विद डिस्टेंट साइज एंड स्ट्रक्चर। यानी कि जितना भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, फॉर एग्जांपल उसमें हमारे पास फंजाई है, ठीक है, प्रोटोजोआ है, या उसमें वायरस वगैरह आ जाते हैं, हर एक के डिस्टेंस कहते हैं मुख्तलिफ, ठीक है, उनका मुख्तलिफ साइज होता है और उसकी मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स होती है। देन हमारे पास है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी हमें पता है कि जिसमें हम चीजों के फंक्शन को स्टडी करते हैं, उसको हम फिजियोलॉजी कहते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, उनके बायोकेमिकल क्या प्रोसेस और मेटाबॉलिक, दो चीजें होती है, ठीक है। बायोकेमिकल मीन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो वो केमिकल रिएक्शन मुख्तलिफ कराते हैं, तो वो क्या होते हैं, और मेटाबॉलिक प्रोसेस मीन मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प आउट करते हैं। तो फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं बायोकेमिकल एंड मेटाबॉलिकल प्रोसेस ऑफ द मैक्रो ऑर्गेनिज्म। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स के यानी कि किस तरह वो मेटाबॉलिज्म में चीजों की तोड़फोड़ कैसे करते हैं, मुख्तलिफ रिएक्शंस वगैरह को किस तरह से कंट्रोल कर रहे होते हैं, ये सारी स्टडी को हम फिजियोलॉजी के। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन देयर मेटाबॉलिक पाथवे, ठीक है, यानी कि वो कौन से पाथवे के थ्रू मेटाबॉलिज्म करते हैं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स उनकी क्या होती हैं। हर एक तरह के मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ना, उनकी अपनी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है, वहां पे वो अच्छे से ग्रो करते हैं, ठीक है। कुछ जो होते हैं वो यानी कि ऑक्सीजन की मौजूद में रहते हैं, ठीक है, कुछ अपनी खुराक खुद बनाते हैं, मुख्तलिफ टाइप्स के होते हैं, और कुछ ऑक्सीजन के बगैर रहते हैं, कुछ जो होती हैं वो बेसिक एनवायरनमेंट में ज्यादा ग्रो करते हैं, और कुछ जो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं जो कि एसिडिक एनवायरनमेंट को ज्यादा प्रेफर करते हैं, और कुछ जो होती हैं वो गर्मी में ज्यादा ग्रो करते हैं, और कुछ सर्दी में करते हैं, तो उनकी मुख्तलिफ रिक्वायरमेंट्स है एंड देयर फिजियोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक, और उनकी मुख्तलिफ जो होती हैं फिजियोलॉजिकल जो है ना क्या खसूसियात हैं, ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। अब एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहते हैं कि एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक नाम से शो है जिनको ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है। एनोरोबिक, एनोरोबिक जिनको ऑक्सीजन की, इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में ग्रो करते हैं, उसको हम एनोरोबिक कहते हैं। उसके बाद कुछ ऑटोट्राफ्स होते हैं, यानी कि जो अपनी खुराक को खुद सिंथेसाइज करते हैं, और कुछ हमारे पास होते हैं हेट्रोट्राफ्स, जो कि अपने जो है ना एक्सटर्नल सोर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी खुराक को बनाने के लिए। तो ये सारा कुछ हमारे पास फिजियोलॉजी में आ जाए। उसके बाद है इकोलॉजी। इकोलॉजी बेसिकली लफ्ज निकला है इकोसिस्टम से। इकोसिस्टम कहते हैं वो इन्वायरमेंट जहाँ पे कोई चीज रहती है, ठीक है, वो उसका इकोसिस्टम होता है। अब इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द मैक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स का उनके माहौल के साथ क्या इंटरेक्शन है, ठीक है, इस चीज को हम इकोलॉजी कहते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं हम उनको क्लासिफाइड करते हैं, उनकी इकोलॉजिकल खसूसियात, फॉर एग्जाम्पल कुछ होते हैं सिम्बियोटिक रिलेशन। सिम्बियोटिक में हम कहते हैं कि म्यूचुअलिज्म, यानी कि दोनों एक दूसरे को फायदा देते हैं। ऐसे माहौल एक है ना, एक माहौल है, ठीक है, उसमें एक कोई मैक्रो ऑर्गेनिज्म रहता है, वो उसको फायदा दे रहा होता है और माहौल उससे फायदा ले रहा होता है, तो इसको हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। उसके बाद हमारे पास है कॉमन सेलिज्म, ठीक है। कॉमन सेलिज्म का मतलब होता है जो है ना एक चीज जो होती है वो फायदा ले रही होती है लेकिन दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचता, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉमन सेलिज्म। उसके बाद है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म कहते हैं जो कि हार्मफुल होते हैं अपने होस्ट के लिए, यानी कि जो पैरासाइट्स
रहते हैं जिस इन्वायरमेंट के अंदर, उसको हम उसको होस्ट भी कह सकते हैं, तो वो उसके लिए हार्मफुल होती है। तो ये सारे के सारे हमारे पास सिम्बियोटिक रिलेशनशिप्स में आ जाए। कुछ हैबिटेट प्रेफरेंस होते हैं, इनके कौन से माहौल में रहते हैं, हैबिटेट उनके रहने की जो जगह होती है, यानी कि कुछ जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल aquatic यानी कि खुश्क इलाकों में रहते हैं, कुछ आबी इलाकों में रहते हैं, कुछ चट्टानों वगैरह पे रहते हैं। ये मुख्तलिफ उनके टाइप्स होते हैं। एनवायरमेंटल मैक्रोबायोलॉजी, बेसिकली उसका जो फोकस होता है ना, वो मैक्रो ऑर्गेनिज्म का हम रोल देखते हैं उनके इकोसिस्टम के अंदर, इंक्लूडिंग उनकी, यानी कि वो किस तरह से कौन से माहौल में रह रहे हैं, वो एनवायरमेंटल प्रोसेस के अंदर क्या चीज कर रहे हैं, यानी कि उनके फंक्शंस क्या हैं, ये सारी स्टडी हम इकोलॉजी में करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स नाम से शो है, जिसमें बेसिकली हम जीन्स को स्टडी करते हैं। जीन्स क्या है? जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है ना, जिस तरह जो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग्स में आती हैं, ठीक है, बच्चों में आती हैं, तो ये सारी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। तो मैक्रोऑर्गेनिजम्स कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन देयर जेनेटिक इंफॉर्मेशन। कुछ जिस तरह मॉलिक्यूलर टेक्निक, जिसमें हमारे पास डीएनए सीक्वेंसेस आ जाती हैं, ठीक है, जिसको हम यूज करते हैं, यानी कि जेनेटिक रिलेशनशिप बिटवीन द ऑर्गेनिज्म। मैक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या है, यानी कि जीन्स उनके आपस में एक दूसरे के साथ रिलेट करती हैं, कि वो इस तरह से उनकी खसूसियात एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। ये सारी स्टडी हम जेनेटिक्स में करते हैं। These include the analysis of 16S ribosomal RNA gene sequence for bacterial classification. उन्होंने एक एग्जांपल बताई है। वो कहते हैं कि अगर आपने बैक्टीरियल की क्लासिफिकेशन करनी है जेनेटिक इंफॉर्मेशन की बेस के ऊपर, तो आप जो सीक्वेंसेस यूज करेंगे ना, वो 16S, ये राइबोसोमल यूनिट्स होते हैं, ठीक है। तो राइबोसोमल आरएनए, इसकी बेस के ऊपर हम उनको क्लासिफाइड करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनिसिटी, पैथो कहते हैं बेसिकली डिजीज को, ठीक है। जेनिसिटी मीन यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, फॉर एग्जांपल कोई बैक्टीरिया है, उसके अंदर कितना एबिलिटी है कि वो कोई डिजीज को कॉज कर सके, तो उस चीज को हम उसको पैथोजेनिसिटी कहते हैं, ठीक है। मैक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी क्लासिफाइड बेस्ड अपॉन देयर एबिलिटी टू कॉज द डिजीज। मैक्रो ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाइड करते हैं उनकी एबिलिटी की बेस के ऊपर, कि वो कितना डिजीज कॉज कर सकता है। कोई बैक्टीरिया है, कोई फंगस है, उसके अंदर कितना ये एबिलिटी है कि वो कोई किसी डिजीज को कॉज कर सके, तो उस चीज को हम पैथोजेनिसिटी कहते हैं। अब पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो डिजीज कॉज करते हैं अपने होस्ट के लिए, ठीक है। होस्ट मीन जहाँ पे वो रहते हैं, उसके लिए अगर वो डिजीज कॉज कर सकते हैं, तो उसको हम पैथोजेनिक। और सेकंड होते हैं नॉन पैथोजेनिक। नॉन पैथोजेनिक कौन से होते हैं? ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच डज नॉट कॉज एनी डिजीज, जो कोई भी डिजीज कॉज नहीं करते, वो नॉन पैथोजेनिक। उसके बाद हमारे पास है इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी। अब इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड का मतलब है कि जिसमें इंडस्ट्रियल मीन वो एरिया जहाँ पे कोई प्रोडक्ट बन रहा है। हमें पता है ना, जिस तरह फर्मेंटेशन होती है, दूध से दही बनता है, उसमें बेसिकली यीस्ट वगैरह, बैक्टीरिया, इस तरह जो बेकिंग वगैरह होती है, चीजें चीजें हम बनाते हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सारा, तो उसमें भी बेसिकली माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज हो रहे होते हैं। तो ये सारी एप्लीकेशन आ जाती है इंडस्ट्रियल एंड अप्लाइड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के। बायोटेक्नोलॉजीज में आ जाएगी एनवायरमेंटल रिमेडिएशंस, यानी कि घरों के अंदर जो मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स वगैरह होती हैं, ये सारा कुछ। तो समरी में वही लिखा हुआ है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये हमने सात इधर इसकी कुछ टर्म्स थी, या फिर शॉर्ट क्वेश्चन इधर से बनेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ मैक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो मैक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, हम उनको बेसिकली क्लासिफाइड करते हैं मुख्तलिफ टाइप्स के ऊपर, यानी कि न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट का मतलब है कि कौन से ऐसे होते हैं जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और कौन से जो अपनी खुराक खुद नहीं बनाते। तो वो क्लासिफिकेशन आ जाती है ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ठीक है। सेकेंड है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट। ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट्स मीन कि वो कुछ जो ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिंदा रहते हैं, और कुछ जो होते हैं ऑक्सीजन की मौजूदगी में जिंदा नहीं रहते। अब इनमें मुख्तलिफ टाइप्स के हैं बेटा। इसमें पहले हमारे पास है बैक्टीरिया, ठीक है, फंजाई, प्रोटोजोआ, एल्गी, उसके बाद हेलमेंट्स, ठीक है, एंड बैक्टीरिया वगैरह, ये इनकी मुख्तलिफ क्लासिफिकेशन। अब हम इसमें देखते हैं कि आगे जो हमारा टॉपिक है, कि जो रिलेशनशिप बिटवीन द मैक्रो बायोलॉजी एंड एसेप्टिक मेयर, ठीक है। इसमें क्या है? मैक्रो बायोलॉजी जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था, जिसमें हमने बेसिकली मैक्रो ऑर्गेनिज्म को स्टडी किया। एक दूसरी चीज है कि एसेप्टिक हमारे पास होती है मेयर्स, ठीक है। एसेप्टिक कहते हैं कि ऐसा एरिया, ऐसी हमने कुछ तदबीर इख्तियार करनी है जिसमें हम मैक्रो ऑर्गेनिज्म को मुकम्मल तौर पर किसी जगह से रिमूव कर सके, तो हम उसको एसेप्टिक मेयर्स कहते हैं।
अब मैक्रो बायोलॉजी में हमें पता है कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब हमारा एम क्या है कि उन मैक्रो ऑर्गेनिज्म को खत्म करना है। अब हम उनको कैसे खत्म करेंगे? जब हमारे पास कुछ एसेप्टिक टेक्निक्स होंगी, कुछ एसेप्टिक मेजर्स होंगे, ठीक है, जिसको हमने यूज करके उन मैक्रो ऑर्गेनिज्म को बेसिकली प्रिवेंट करना है। मुख्तलिफ फील्ड में प्रिवेंट करना है। कहाँ कहाँ हमने उनको रोकना है? हेल्थ केयर के अंदर, हॉस्पिटल में, क्लिनिकल के अंदर, जितना भी अदर हेल्थ केयर यूनिट्स है वहां पे हमने उनको रिमूव करना है। फार्मास्यूटिक्स कल कहते हैं बेटा, जो इंडस्ट्रीज होती हैं जहाँ पे प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, वहां से हमने उनको रिमूव करना है। देन हमारे पास आ जाता है लेबोरेटरी सेटिंग, ठीक है, लैब के अंदर जो हम सेटिंग करते हैं तो वो हमारे पास आ जाता है। ठीक है, तो उसमें हमने देखना है ये सारा कुछ, ठीक है। तो एसेप्टिक टेक्निक्स वो कहते हैं, यानी कि उनको खत्म करने के लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं उसको हम एसेप्टिक टेक्निक्स कहते हैं। वो कहते हैं कि aseptic technique are employed to prevent the contaminations of culture, sample and environment by microorganisms, ensure that reliability and accuracy of macrobiological study। अब एक aseptic टेक्निक हम तब अप्लाई करेंगे ना जब हमें प्रॉपर हमारे पास नॉलेज होगा, जब आपको मैक्रोबायोलॉजी का पता होगा, आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता होगा कि वो कैसे ग्रो करें और हमने उनको कैसे उनकी ग्रोथ को प्रिवेंट करना है। तो ये सारा कुछ, ठीक है, आ जाता है मैक्रोबायोलॉजिकल स्टडी के अंदर। तो आपके पास अगर एक्यूरेट स्टडी होगी, आपके पास नॉलेज होगा, तो आप मुख्तलिफ टेक्निक यूज करके उन तमाम आलूदा चीजों को, जो हमारे पास कल्चर है, सैंपल है, या जो हमारा पूरा इन्वायरमेंट मैक्रो एकदम से खराब हो रहा है, तो उस चीज को हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ, ठीक है, टर्म्स वगैरह दी हुई है, उसको हम स्टडी करते हैं। तो पहले नंबर पे हमारे पास है यहाँ पे कल्चरिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, कल्चर बेसिकली वो जगह होती है जहाँ पे मैक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं, हम उनको उनका कल्चर कहते हैं। अब कल्चरिंग मैक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है? वो कहते हैं कि मैक्रोबायोलॉजिस्ट मीन वो लोग जो कि मैक्रोबायोलॉजी में स्पेशलिस्ट होते हैं, ठीक है, जो उसकी स्टडी करते हैं। ऑफन वर्क विद कल्चर ऑफ मैक्रोऑर्गेनिज्म, मुख्तलिफ मैक्रोऑर्गेनिज्म के कल्चर के साथ काम करते हैं मुख्तलिफ पर्पस के लिए। जिस तरह रिसर्च में, ठीक है, लोग उसको ग्रो करवाते हैं, डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए ग्रो करवाते हैं, या कुछ प्रोडक्शन ऑफ वैक्सीन एंड फार्मास्यूटिक। Aseptic technique are critical during inoculation of culture to prevent the introduction of unwanted microorganisms। अब कल्चर में उन्होंने अपनी मर्जी के माइक्रोऑर्गेनिज्म को ग्रो करवाना है। अब एक आपने फॉर एग्जांपल पेट्री डिश बनाई है ना, ठीक है, आप लोगों ने अपनी मर्जी का माइक्रोऑर्गेनिज्म ग्रो करवाना चाहते हो। हम चाहते हैं कि उसके अंदर कोई अनवांटेड जो होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म जो हमें नहीं चाहिए वो ग्रो ना करे। तो इस मकसद के लिए हमने एसेप्टिक टेक्निक्स को अप्लाई करना है। अगर हमारे पास एसेप्टिक टेक्निक होंगी तो हम जो है ना अनवांटेड माइक्रोऑर्गेनिज्म की इंट्रोडक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दिस एंश्योर, ये इस बात को यकीनी बनाता है कि ऑब्जर्व ग्रोथ एंड कैरेक्टरिस्टिक आर solely attribute to intended macroorganism। यानी कि हमें इस बात का यकीन होता है कि जो मैक्रोऑर्गेनिज्म हम ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है, जिनका हम कल्चर बना रहे हैं, वो हमारी अपनी मर्जी के हैं, उनमें कोई अनवांटेड मैक्रोऑर्गेनिज्म नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास है लेबोरेटरी प्रोसीजर। लैब में अगर कोई काम कर रहा है मैक्रोबायोलॉजिस्ट वगैरह, तो वहां पे भी उसने एसेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करना है। मैक्रोबायोलॉजी का लैब में, ठीक है, जो मुख्तलिफ साइंटिस्ट वगैरह होती हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि वो हैंडल सैंपल को हैंडल करते हैं, मीडिया वगैरह, ठीक है, इक्विपमेंट्स वगैरह जो भी होते हैं वो सारे के सारे, तो उनमें कंटेमिनेशन के चांसेस जो है ना वो बहुत ज्यादा होती है। तो इसके लिए एसेप्टिक टेक्निक्स जो होती हैं इसमें क्या होंगी, प्रॉपर आपने वॉशिंग करनी है ना, हैंड आपके अगर हैंड वॉश होंगे तो चीजें ऑटोमेटिक वॉश हो जाएंगी। आपने स्टीराइल इक्विपमेंट यूज करने हैं। स्टीराइल इक्विपमेंट कहते हैं जिसमें कोई जर्म ना हो, ठीक है। वर्किंग विद इन द लेमिनर फ्लो हुड या क्लीन बेंचेस। लेमिनर फ्लो हुड बेसिकली बेटा एक तरह का बॉक्स होता है, ठीक है, उसके आगे ना फिल्टर लगे होते हैं।
उस बॉक्स के अंदर रख के हम अपना काम करते हैं, ताकि हमारा प्रोडक्ट जो थी वो बाहर की जो है ना कंटेमिनेशन से जो है ना खराब ना हो। तो उसको हम लैमिनर फ्लो हुड कहते हैं। लकड़ी के आमतौर पर मोस्टली ये बने होते हैं, ठीक है। ये वर्क एरिया में होते हैं, इंडस्ट्रीज के अंदर होते हैं, मोस्टली तौर पर लैब्स में भी होते हैं। क्लीन बेंचेस, साफ आपने बेंचेस यूज करनी है। ये सारी चीजें जो होती हैं जरूरी होती हैं एक स्टीराइल एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए, एंड प्रिवेंट द इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेमिनेंट्स ड्यूरिंग एक्सपेरिमेंट। और जब लैब में हम कोई काम करते हैं तो हम जो है ना मुख्तलिफ कंटेमिनेशन से जो है ना खुद को प्रिवेंट कर देते हैं, अपने चीजों को प्रिवेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी। क्लिनिकल नाम से शो है, क्लिनिक्स के अंदर जब आप किसी पेशेंट को डील कर रहे हो, आप किसी चीज को डायग्नोज कर रहे हो, तो वहां पे आपने किस तरह से जो है ना मैक्रो ऑर्गेनिज्म से खुद को प्रिवेंट करना है। क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी में आइडेंटिफिकेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म आर द क्रिटिकल फॉर डायग्नोसिस इन्फेक्शन। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास पेशेंट आता है तो उसको कोई फंगस इन्फेक्शन है, अब आपने उसको डायग्नोज करना है ना, तो इस मकसद के लिए आपने उस पैथोजेनिक माइक्रोऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना है। आप उसको आइडेंटिफाई तब कर सकते हैं ना जब आपने एसेप्टिक मेजर को अप्लाई किया है। ठीक है, आपने सैंपल को कलेक्ट किया है, इनके ब्लड या यूरिन या टिश्यू का सैंपल लिया है, तो आपने सबसे पहले इस बात को इंश्योर करना है कि मैक्रो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाइड आर ट्रूली इंडिकेटिव ऑफ द पेशेंट इन्फेक्शन rather than contaminant introducing during sample collecting या प्रोसेस। यानी कि ये है कि अगर फॉर एग्जांपल एक बंदा है, ठीक है, उसने ग्लव्स नहीं पहने हुए, वो पहले एक दूसरे पेशेंट का ऑपरेशन करके आया है, उसने उसी हाथ ग्लव्स जो उसने पहले वहां यूज किए थे उसी के साथ उसने दूसरे पेशेंट का सैंपल ले लिया, तो आपको कभी भी इस चीज का पता नहीं चलेगा कि दोनों पेशेंट के दरमियान क्या फर्क है, क्योंकि ऑलरेडी उसके ग्लव्स के ऊपर तो पहले जर्म लगे हुए ना, तो दूसरे पेशेंट के जर्म को आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो इस मकसद के लिए आपने एसेप्टिक मेजर्स को अप्लाई करना है। आपने एक पेशेंट को डील करने के बाद वो ग्लव्स उतारने हैं, अपने हैंड वॉश से को अपने हैंड्स को आपने क्या करना है, वॉश करना है, आपने अपना यूनिफॉर्म वगैरह चेंज करना है। उसके बाद आपने दूसरे पेशेंट का सैंपल लेना है, ताकि आपको इस बात का यकीन हो कि मैंने जिस पेशेंट का सैंपल लिया है उसके अपने ही डिजीज को मैं डायग्नोज करना है, उसमें किसी दूसरे पेशेंट के जर्म जो है ना वो इंक्लूड ना हो जाए। नेक्स्ट हमारे पास है फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन नाम से शो है जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, ठीक है, चाहे वो हमारे पास फूड प्रोडक्ट आ जाते हैं, या हमारे पास ड्रग आ जाते हैं, या हमारे पास मुख्तलिफ वैक्सीनेशन आ जाते हैं, जो भी अदर बायोलॉजिकल सैंपल वगैरह हम बना रहे होते हैं, तो उसके अंदर भी हमने एसेप्टिक टेक्निक्स को अप्लाई करना होता है। ठीक है, स्टीराइल कंडीशन उसको हमने मेंटेन करना होता है ताकि हम प्रिवेंट कर सकें इंट्रोडक्शन ऑफ contaminants that could compromise the quality and safety of the final product। यानी कि वहां पे कुछ इस तरह के जर्म होते हैं जो हमारे फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी को खराब कर देते हैं। तो हमारा मेन मकसद हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी है, ठीक है, तो हम अच्छी क्वालिटी का पेशेंट्स को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड करने के लिए हमने स्टीराइल कंडीशन को अप्लाई करना है, उसको मेंटेन करना है। हमने अपने तमाम इक्विपमेंट को स्टीराइल करना है, हमने क्लीन रूम यूज करने हैं, हमने कंट्रोल इन्वायरमेंट मीन कि वहां पे कोई जर्म ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है इन्फेक्शन कंट्रोल। इन्फेक्शन को किस तरह से आपने कंट्रोल करना है। अगर आप एसेप्टिक मेजर जो होती है वो बहुत जरूरी होती है किसी भी हेल्थ केयर यूनिट के अंदर इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए। हेल्थ केयर जो प्रोफेशनल होते हैं ना, जब वो एसेप्टिक टेक्निक को यूज करते हैं मेडिकल प्रोसीजर के दौरान, सर्जरी के दौरान या पेशेंट केयर के दौरान, तो वो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका काम है, जब आप काम करोगे प्रैक्टिस के दौरान, तो अगर आपको एसेप्टिक टेक्निक का पता होगा, आप उसको अप्लाई करोगे, तो आप स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन को जो होती है प्रिवेंट कर सकते हैं। प्रॉपर आपने हैंड हाइजीन करनी है, हाथों को वॉश करना है, आपने ग्लव्स जो यूज करने हैं वो स्टीराइल ग्लव्स होने चाहिए। ठीक है, आपने वहां पे एक स्टीराइल फील्ड पूरा का पूरा प्रोसीजर के दरमियान उसको मेंटेन करना है। ठीक है, ये सारा कुछ जो होती है वो रिस्क को मिनिमाइज कर सकता है। उसके बाद है फूड माइक्रोबायोलॉजी। फूड जो हम बनाते हैं बेसिकली वो जिस तरह मैंने पहले बताया था, बेकरी की जितना भी चीजें होती हैं, फर्मेंटेशन वगैरह, अदर शराब, जितना भी चीजें बनती है, तो उसमें भी मैक्रो ऑर्गेनिज्म यूज है। तो वहां पे भी हमने एसेप्टिक टेक्निक को अप्लाई करना है ताकि हमारी फूड की जो क्वालिटी है ना वो बेहतरीन आए। फूड जो साइंटिस्ट होते हैं वो कलेक्शन वगैरह को जो है ना एसेप्टिक कंडीशंस के अंदर अपने प्रोडक्ट को रेडी करते हैं, सैंपल बनाते हैं, बाद में उसको एनालाइज करते हैं ताकि उनको पता हो कि उनके पास 100% रिजल्ट आ जाए। उसके बाद हमारे पास है रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। रिसर्च का मतलब होता है कि नई कोई चीज बनाना। ठीक है, यानी कि
कोई नई प्रोडक्ट बनाना, नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोकना, कोई नया तरीका बनाना, ये सारा कुछ रिसर्च में आ जाता है। रिसर्च के अंदर हम क्या क्या चीजें आ जाएंगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ठीक है, एसेप्टिक टेक्निक बहुत जरूरी होती है। मैनिपुलेशन का मतलब होता है अपनी मर्जी के हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बनाना है ताकि हम अनवांटेड कंटेमिनेशंस एंड मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द कल्चर, और हम कल्चर को प्योर करें, अनवांटेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम प्रिवेंट कर सकें। बायोटेक्नोलॉजिकल प्रोसेस में बेसिकली प्रोडक्शन होती है, ठीक है, मुख्तलिफ प्रोटीन्स वगैरह की या अदर ऑर्गेनिजम्स वगैरह की, जिसके अंदर भी हमें जो है ना एसेप्टिक टेक्निक को अप्लाई करना है। तो ये हमारा सारा टॉपिक था एसेप्टिक टेक्निक का, ठीक है। आगे इसके ऑब्जेक्टिव्स वगैरह आ जाती हैं, ये सारी चीजें ये हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। इसमें आपने दो चीजें पढ़नी है, ये सारा कुछ आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, यहाँ पे आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी बन सकता है, ठीक है, कि जो है ना माइक्रोबायोलॉजी का और एसेप्टिक मेजर्स का आपस में क्या रिलेशन है। तो इसमें हमने पॉइंट पढ़े थे, कल्चर मीडियम में हमने अप्लाई करना है, लैब के प्रोसीजर के अंदर, थर्ड पे क्लिनिकल के अंदर, फोर्थ फार्मास्यूटिकल के अंदर, फिफ्थ इन्फेक्शन कंट्रोल में, ठीक है, सिक्स नंबर पे फूड के अंदर, और सेवंथ नंबर पे रिसर्च एंड बायोटेक्नोलॉजी। तो इसमें 7 पॉइंट्स आपने। आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट टाइम हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हमारा टॉपिक है कि डिसइंफेक्शन और स्टेरिलाइजेशन में क्या फर्क है, तो वो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफी है। अल्लाह हाफिज़।